गुड इवनिंग ऑल। चेक करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, सुनाई दे रहा है सबको? देन वी विल स्टार्ट द क्लास। हेलो नरेंद्र। जो बच्चे रेगुलर हैं, जो मुझे रेगुलर देखते हैं, उनको पता है कि अभी मैं यूट्यूब पे एक बेसिक पढ़ा रही हूँ, है ना? बेसिक भी पढ़ा रही हूँ और ACF का एडवांस पार्ट को भी मैं कवर कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि पैटर्न क्या है, क्या स्टैंडर्ड रहता है एग्जाम का, और बेसिक को कैसे आपको तैयार करना है, और एडवांस इंग्लिश यानी कि बेसिक के बाद आपको कैसे इस पर प्रिपरेशन करनी है। तो आज उन्हीं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाना चाहूँगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में? थैंक यू रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, डन। थोड़ा थोड़ा सा कुछ हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कुछ एक शब्दों का, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। ये वाली सीरीज मैं पहले पढ़ा रही थी आप सबको, अभी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है? चलिए, ईच एवरी आप लोग मुझसे पहले भी समझ चुके हो, सम और एनी भी समझ चुके हो, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, ये बात भी आप लोग समझ चुके हो। तो पहले कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ मैं आपको, है ना? देन वी विल मूव ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं होल। ये एक डिटर्मिनर है। होल इंग्लिश में दो तरीके से काम आता है, एक तो द होल, और एक मैंने बताया हुआ है आपको द होल ऑफ। जब ये द होल की तरह काम करेगा तो ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है? ये काम करेगा एज एन एडजेक्टिव। और इसी तरीके से द होल ऑफ लिखा तो ये काम करता है एज अ नाउन, ठीक है? पहले तो आप ये समझ लीजिए, होल अकेला यूज करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? और होल के बाद द का यूज करोगे क्या? ये भी नहीं करोगे। तो पहला तो आप इसको समझें। ये देखो, आपके ऑप्शंस में आप चेक करो, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें होल दे रखा है, ऑल दे रखा है। ऑल का यूज कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। अगर मैंने लिखा ऑल, ऑल का यूज आप काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हो। ऑल के बाद द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इस चीज को ध्यान रखें। क्या मैं द ऑल लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। लेकिन क्या मैं ऑल द लिख सकती हूँ? चेक करके बताएंगे स्टूडेंट्स, पहले वाला राइट है कि दूसरे वाला राइट है? ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, पढ़नी चाहिए आपको। द होल लिखना राइट है कि ऑल द लिखना राइट है? और क्या हमेशा ऑल के बाद द आएगा? क्या हर बार ऑल के बाद द आएगा? ये भी कोई जरूरी नहीं, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। ऑल के बाद द आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमेशा आएगा ही आएगा ऐसा भी नहीं, ऐसा भी कोई रूल नहीं बताता है हमें। ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता है हमेशा ऑल के बाद द आएगा ही आएगा, है ना? अब मैंने कहा काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकता है। अगर मैंने लिखा ऑल द, अब मुझे काउंटिंग लिखनी है तो मैं इसको स्टूडेंट लिखूंगी या स्टूडेंट्स लिखूंगी? सबको गुड इवनिंग भाई, शुक्रिया क्लास में आने के लिए। ऑल द स्टूडेंट लिखूंगी या स्टूडेंट्स लिखूंगी? ऑल एक एक के लिए यूज होगा क्या? ऑल का यूज मैं सिंगल के लिए कर सकती हूँ क्या? ऑल द स्टूडेंट लिख सकती हूँ क्या? तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करोगे कि सेकंड वाले को टिक करोगे? ऑल का मतलब सभी, बहुत अच्छे। अब सभी को कैसे यूज करोगे आप? ऑल द स्टूडेंट्स करोगे। ये स्टूडेंट तो गलत होगा, स्टूडेंट्स करोगे। अब अनकाउंटेबल मैंने नाउन लिख दी, मैंने लिख दिया ऑल द राइस। राइस की काउंटिंग होती है क्या? राइस की काउंटिंग करते हो क्या बच्चों? नहीं करते। इसकी यूनिट काउंट होती है, राइस तो काउंट नहीं होता है ना? तो ऑल द राइस, तो ऑल द राइस में लिख सकती हूँ क्या? अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी ऊपर थ्योरी पढ़ाई उसके हिसाब से ऑल द राइस राइट है क्या? क्यों दुष्यंत?
राइट क्यों नहीं है, रॉन्ग क्यों है, बताओ। देखो ऊपर थ्योरी लिख रखी है कि ऑल का यूज करना काउंटेबल नाउन के लिए, ऑल का यूज करना अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हाँ तो क्या ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है? पढ़ो ऊपर, बिल्कुल हो सकता है। तो राइस अनकाउंटेबल है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ इसको। तो पहले तो ये एक बेसिक बातों को क्लियर करो कि क्या मैं लिख सकती हूँ और क्या क्या मैं नहीं लिख सकती। अगर मैं कहूँ ऑल द स्टूडेंट लिख सकती हूँ, तो आप कहेंगे मैडम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ऑल का मतलब सभी। अगर मैं ऑल द स्टूडेंट्स लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ क्या? लिख सकती हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ ऑल द राइस लिख सकती हूँ क्या? लिख सकती हूँ। ठीक है, जितने बच्चे भी नए जुड़ रहे हैं उनका शुक्रिया और गुड इवनिंग सबको। तो ये पहले तो ये मुझे बता दो, एक बार हाँ लिखकर बता दो कि यहाँ तक समझ में आ गया, फिर हम इसके बारे में आगे चर्चा करें। ठीक है, ऑल की कहानी आ गई। अब ऑल द स्टूडेंट्स है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? ऑल द स्टूडेंट्स के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? वर्ब नहीं बोलते तो इसको वर्ब बोलते हैं। प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी? अगर मैं वॉज या वर में से आपसे ऑप्शन चूज करवाना चाहूँ तो आप क्या चूज करोगे? वर चूज करोगे। आर भी चूज कर सकते हो अगर हो ऑप्शन में। इसी तरीके से मैंने ऑल द राइस लिखा, तो ऑल द राइस हैज लिखूं या हैव लिखूं? सपोज मुझे लिखना है ऑल द राइस, तो हैज लिखना पड़ेगा। क्यों, कैसे आपने पता लगाया? क्योंकि राइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ऑल का यूज समझ में आया सबको? इस तरीके से आप ये दिमाग में बैठाओ कि कैसे आपको इनको यूज करना रहता है। अच्छा, और देखते हैं। मैंने लिखा होल, मैंने लिखा होल द नाइट, सही लिखा क्या? ये मैंने पढ़ा दिया आपको यहाँ पर, होल के बारे में भी, होल के बारे में भी मैंने बता दिया है। कहाँ गया वो स्लाइड, एक सेकेंड, चलो फिर से बता देती हूँ। होल, होल के बाद द लिख सकती हूँ क्या? नहीं लिख सकती, लेकिन क्या मैं द होल लिख सकती हूँ? द होल नाइट लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन होल द नाइट नहीं लिख सकते। एक बार एक दो क्वेश्चन करके देखें। फ्यू का मतलब सबको पता है, फ्यू का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सिर्फ फ्यू की, अगर सिर्फ आपको फ्यू समझना हो, नहीं, गलत आंसर है अमित। सिर्फ फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। यानी कि ये कौन सा सेंस देता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप कहोगे ये नेगेटिव सेंस देता है, क्योंकि ना के बराबर पॉजिटिव तो है ही नहीं। फिर वहीं पर मैंने फ्यू से पहले ए लगा दिया और लिख दिया अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, अमित जी, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी कि सम। अब ये सम पॉजिटिव सेंस देगा या नेगेटिव सेंस देगा? पॉजिटिव देगा। इसी तरीके से मैंने लिख दिया द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है वॉट एवर लेफ्ट, जो भी बचा खुचा है, रिमेनिंग, यस, है ना, जो भी बचा खुचा है उसको हम बोलते हैं वॉट एवर लेफ्ट। तो अपन को ये छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ऑप्शंस में आते हैं द फ्यू, अ फ्यू, है ना। और देखते हैं, एग्जाम्पल्स मैं करवा दूंगी अभी, थोड़ा सा वेट करना आप, ओके। इसी तरीके से मैंने लिखा बोथ। पहले तो ये देखो कि बोथ का यूज कितनों के लिए होता है। पहला रूल बनता है कि बोथ का यूज सिर्फ दो के लिए होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये, बोथ का यूज होगा टू टॉक अबाउट टू पीपल। बोथ इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू पीपल। दो लोगों के लिए भी हो सकता है एंड टू थिंग्स भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है ना। ठीक है, और ठीक है, और आप बोथ का यूज कैसे कर सकते हैं? चलो पहले जैसे मैंने लिखा बोथ ममता एंड सीता। अब जब मैंने लिखा बोथ ममता एंड सीता, तो दो दो ही लिखूंगी। अगर यहाँ पर मैं तीसरा भी लिख दूं तो गलत हो जाएगा। अब बोथ ममता एंड सीता डैश प्रेजेंट इन द क्लास, तो क्या लिखोगे आप? इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट? एक स्टूडेंट कह रहा है मैडम वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है,
एक बार चेक कर लो, अगर आ रही है तो मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ क्लियर है। ठीक है, तो बोथ ममता एंड सीता, आप क्या लिखोगे, आर लिखोगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और आप कंसेप्ट को समझिए कि क्या मैं बोथ और ऑफ का यूज कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन करना कैसे है? अगर मैंने लिखा बोथ ऑफ माय टीचर्स वेंट टू कॉलेज, एक मैंने लिख दिया ये वाला क्वेश्चन, और एक मैंने लिख दिया माय बोथ टीचर्स वेंट टू कॉलेज, कौन से क्वेश्चन को एग्जाम में सही करके आओगे? इमरान अभी देखती हूँ मैं आपका क्वेश्चन, पहले ये बताइए यहां तक समझ में आया? इसको, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है, आप क्या लिखोगे, बोथ ऑफ माई लिखोगे या माई बोथ टीचर्स लिखोगे? कभी भी आप सेकंड वाले ऑप्शन को करेक्ट नहीं करोगे, दिस इज इनकरेक्ट, यानी कि बोथ ऑफ के बाद, बोथ ऑफ माई यानी बोथ ऑफ के बाद आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, माई, है ना, माई हो गया, हिज हो गया, आप प्रोनाउन का यूज करते हैं बोथ ऑफ के बाद, पहले मत करके आना। ये कंसेप्ट भी समझ में आया सबको? अब आप बोथ का यूज कैसे कर सकते हो, बोथ नाउन या प्रोनाउन को भी रेफर करता है ना, जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने, वी हैव बोथ वर्कड इन जयपुर फॉर सम टाइम। अब देखो, ना तो मैंने बोथ के बाद द लगाया, ना मैंने बोथ के बाद ऑफ लगाया, वी हैव बोथ वर्कड इन जयपुर फॉर सम टाइम। वी हैव बोथ वर्कड का मतलब क्या हुआ, हम दोनों ने कुछ समय के लिए जयपुर में काम किया, तो ये भी अपनी तरफ से, अपने तरह से ये एक तरीका है बोथ को लिखने का। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन लिखा, बोथ ऑफ दीज रूल्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, तो क्या ये मैंने सही लिखा है, चेक करके बताइए। क्या मैं बोथ ऑफ दीज रूल्स लिख सकती हूँ इस तरीके से, या दीज बोथ ऑफ रूल्स लिखना है? राइट है, तो बोथ ऑफ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आप समझेंगे कि बोथ प्लस नॉट का यूज कभी भी नहीं होता है। अगर मैंने लिखा बोथ डिड नॉट स्पीक, तो आप चेक करिए, देखने में बहुत अच्छा सा लगता है ना सेंटेंस, बहुत प्यारा लगता है सेंटेंस, बोथ डिड नॉट स्पीक, लेकिन एक रूल बनता है कि बोथ और नॉट तो एक साथ यूज ही नहीं होते, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। अब क्या करें, बोथ डिड नॉट स्पीक, दोनों में से कोई भी नहीं बोला। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि नाइदर, नाइदर का यूज कितनों के लिए होता है, दो के लिए होता है, दो के लिए इसका यूज होता है, और इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो बोथ और नॉट की जगह आप क्या लगा दो, नाइदर लगा दो। ठीक है, अब दोनों में से कोई नहीं बोला, यहाँ पर टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोक हो जाएगी। ये आपका करेक्शन होगा, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब एक बार मुझे आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, क्या बोथ की कहानी समझ में आ गई सबको, हैंडल कर लोगे? वो तब होता है अमित जी जब नाइदर नॉर को अग्री करता है ना, जब वो एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। लास्ट वाला रिपीट कर देती हूँ निशांत, बोथ और नॉट का यूज एक साथ नहीं होता है, बोथ और नॉट का यूज एक साथ नहीं होता है, ये रूल बनता है। और अगर बोथ प्लस नॉट एक साथ यूज नहीं होगा तो उसका ऑल्टरनेटिव तो होगा ना, बोथ डिड नाइदर स्पोक, गलत है, गलत है इमरान, गलत स्टेटमेंट है ना। तो दोनों के लिए फिर कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए, और ऑल्टरनेटिव क्या बना दिया, नाइदर का यूज होता है दो के लिए और दोनों में से कोई नहीं, तो आंसर आ जाएगा नाइदर स्पोक। चलो एक और आपको बताती हूँ, बताया ना इमरान, देखो जरा बोर्ड पर एक बार, इमरान कह रहे हैं तो फिर मैडम इसका सही कैसे बनेगा, सही कैसे बनेगा इमरान, बोथ मतलब दो के लिए, और आई नाइदर का मतलब भी होता है यूज दो के लिए, और बोथ प्लस नॉट मतलब दोनों में से कोई नहीं, तो और नाइदर का मतलब भी होता है दोनों में से कोई नहीं। लिख लो आप इस बात को, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझो। डन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक बार बार आपके पास वर्ड दिखाई देता होगा सेवरल, देखा है आपने, ऑप्शंस में मिलता है, इसको समझ लेते हैं। सेवरल का मतलब क्या होता है बच्चों? सेवरल का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा नंबर हो, माने लाखों नंबर है तो हम उसको सेवरल बोलें। आज मैंने दिन में तुम्हें कई बार फोन किया, कितनी बार फोन किया? 1 लाख बार, 2 लाख बार, 5 लाख बार या 1000 बार, 500 बार भी नहीं। आज मैंने तुम्हें दिन में कितनी बार फोन, आज मैंने तुम्हें दिन में कई बार फोन किया, कितनी बार कहा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो यहाँ पर कई बार क्या है? हाँ, डेफिनेट नहीं है ये, ठीक है। ये एक लार्ज नंबर के लिए यूज नहीं होता, बट डेफिनेट भी नहीं है कि 10 बार की 20 बार। कई बार मतलब कई बार ट्राई किया होगा, 10-12 बार ट्राई किया होगा पूरे दिन में, है ना। तो क्या कह सकते हैं आप, जो सेवरल है ये यूज्ड फॉर नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट इज मोर देन अ फ्यू, नॉट अ लॉट। ये मोर देन फ्यू हो सकता है, कुछ से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अलॉट नहीं हो सकता। अलॉट क्या होता है बच्चों? ढेर सारा, बहुत सा। तो अलॉट के लिए यूज नहीं होता, लेकिन मोर देन फ्यू मतलब, फ्यू मतलब कुछ से थोड़ा सा ज्यादा। जैसे मैंने लिखा, वी विजिटेड जयपुर सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स, हम जयपुर कितनी बार गए हैं? कई बार गए हैं। कई बार का मतलब ये नहीं कि बहुत अनगिनत बार हो गया। इसी तरीके से मैंने लिखा, दे वर देयर वर सेवरल पीपल इन ऑन द रोड इन द पार्क। चलो ऐसा लिख लो। थैंक्स अ लॉट मतलब बहुत सारा थैंक यू। मनीषा ने लिखा है थैंक्स अ लॉट। अलॉट मतलब ढेर सारा, खूब सारा शुक्रिया। यहाँ पर मैंने लिखा देयर वर सेवरल पीपल इन द पार्क। तो अभी तक जहां जितना मैंने पढ़ाया समझ में आया सबको? एक बार क्वेश्चन करके देख पाएंगे क्या? चलो एक छोटा सा कंसेप्ट और समझा देती हूँ, मच वाला भी समझ लो, मैनी वाला भी समझ लो। चलो 3 कंसेप्ट समझो, ना मच समझो ना मैनी समझो, 3 समझो। लो देखो मैं फिर से लिखती हूँ इसको। एक तो आप मच की कहानी समझ लो, एक आप मैनी की कहानी समझ लो, एक आप समझ लो मैनी ए की कहानी। ठीक है, मच, मैनी एंड मैनी ए। सबसे पहला यूज क्या है? मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। मैनी का मतलब क्या होगा? हाँ, अभी अभी अमित ने लिखा है कि सेवरल बातें समझ आ गई, मतलब काफी बातें समझ में आ गई, है ना। चलो, अब मैनी का मतलब एक होता है क्या? एक से ज्यादा नंबर होगा ना, तो मैनी मतलब एक से ज्यादा नंबर। मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी ए का मतलब होता है बहुतों में से एक। तो ये एक हुआ है कि एक से ज्यादा हुआ? सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? खुद सोच कर देखो। पहले तो आप ये डाइजेस्ट करें कि मैनी ए जैसा कोई शब्द लिखते हैं। कई बच्चे तो इस पे ही डाउट करते हैं कि मैडम मैनी ए तो होता ही नहीं है। बिल्कुल होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आप मैनी ए बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैनी ए आ गया तो इसका मतलब इसके बाद लिखे जाने वाली नाउन और वर्ब दोनों क्या रख देना आप? सिंगुलर लिख देना। अब वो देखो मेघा कह रही है मैडम टेस्ट में तो अच्छा नहीं लगता, है ना। अच्छा लगे नहीं लगे, हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, मैनी ए के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर, और यहाँ पर मैनी ए के बाद अगर आपको नाउन लिखनी है या वर्ब लिखनी है, दोनों ही प्लूरल आ जाएंगे, है ना। और अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, और एक मच का यूज आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी करते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा, वी डू नॉट हैव डैश मनी टू स्पेंड। हमारे पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या लिखूं बच्चों? मैनी लिखूं, मच लिखूं या मैनी ए लिखूं? ऑलराइट, शाबाश। सारे बच्चे कह रहे हैं मैडम मच लिख दो, ये लो लिख दिया। ठीक है, सही है। इसी तरीके से मैंने लिखा, डू यू हैव डू यू हैव डैश प्रॉब्लम्स इन योर बिजनेस। प्रॉब्लम्स इन योर बिजनेस। क्या लिखूंगी बच्चों? डू यू हैव, अब मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। डू यू हैव मच प्रॉब्लम्स,
डू यू हैव मैनी प्रॉब्लम्स, डू यू हैव मैनी ए प्रॉब्लम्स, या फिर डू यू हैव फ्यूअर प्रॉब्लम्स। ऐसे दे दो बच्चों आंसर। क्या लिखेंगे? डू यू हैव मच प्रॉब्लम्स, डू यू हैव मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी ए प्रॉब्लम्स, या फिर अ फ्यूअर प्रॉब्लम। शाबाश। अभी अभी आपको समझ में आने लगे ना। पहले चेक करो कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स है काउंटेबल नाउन। काउंटिंग हो रही है, एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, समस्याएं कितनी है, प्लूरल है। तो डू यू हैव, अगर चारों में से चूज करना पड़े तो मैं आंसर टिक करूंगी मैनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और देखेंगे क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा, दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट डूइंग डैश वर्क। क्या लिखूं बच्चों? वर्क, काम करना, वो ज्यादा काम नहीं कर रहे। आई हैव मच वर्क टू डू। वर्क्स नहीं लिखा, वर्क लिखा है, मच आएगा। वर्क्स अलग हो जाता है, वर्क्स का अलग मीनिंग हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा, दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव डैश बुक्स, दे डू नॉट हैव डैश बुक्स। आंसर क्या आ जाएगा? मैनी बुक्स। फिर मैंने लिखा, मैन हैज किल्ड। क्या लिखूं? मैनी, मैनी ए, मच, मच, या फिर नन। क्या लिखना चाहिए? डैश मैन हैज किल्ड। अब यहां पर मैन भी मैन भी क्या है? मैन सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो क्या आना चाहिए? मैनी अ मैन हैज किल्ड। ठीक है, हैज कम लिख लो, हैज कम, किल्ड जो भी, हैज कम। तो ये वाला भी समझ में आया। एक आप मच का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जैसे आप बोलते हो ना, कभी कभी किसी से पूछते हो कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो सामने वाला कहता है कि मैं मच बेटर हूं। यानी कि मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। मच टॉलर लिख सकते हो, मच बेटर लिख सकते हो, मच स्मॉलर लिख सकते हो। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर करके देखते हैं कि कितना हमें समझ में आई है बातें। और भी अगर कुछ नया कुछ होगा इसमें पढ़ने के लिए शीट में, तो डेफिनेटली मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 33। मैम एनी तो इंटेरोगेटिव, हाँ इंटेरोगेटिव में यूज हो सकता है इमरान, इंटेरोगेटिव में भी यूज हो सकता है, सिंपल में भी यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इससे पहले के मैं पहले वाली क्लासेस में करवा चुकी हूँ। आई शैल रिटर्न दिस बुक इन डैश डेज। कितने दिनों में दे देगा भाई? आई शैल रिटर्न दिस बुक इन डैश डेज। डेज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, पहले तो ये चेक करिए। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, अपन को कोई जल्दी नहीं है पढ़ने की, आराम आराम से पढ़ो। डेज क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल के लिए लिटिल या फिर अ लिटिल का यूज करते हो क्या? लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। नहीं यूज करते हो तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। आई शेल रिटर्न दिस बुक इन डैश डेज। द फ्यू, बचे कुचे दिनों में वापस करोगे क्या? पता है क्या हम कितना टाइम जिएंगे? क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, इसका इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही ही नहीं है। यहाँ पर जो लिटिल है, यहाँ पर अ फ्यू आना चाहिए। जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन है ना, यहाँ पर अ फ्यू है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आई शेल रिटर्न दिस बुक इन अ फ्यू डेज। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ठीक नहीं था, मैंने ठीक कर दिया है, नॉट टू वरी। डन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। आई हैव रेड डैश बुक्स आई हैड। आई हैड मतलब जो भी बची खुची किताबें मेरे पास थी, मैंने वो भी पढ़ ली।
पोल का यूज नहीं करूंगी मैं, आप वैसे ही, अपन देखिए समझने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। पोल तब यूज करना चाहिए जब हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो गई और आज हम टेस्ट देने बैठे हैं, है ना। आई हैव रेड डैश बुक्स आई हैड, कितनी किताबें, जो भी मेरे पास अब बुक्स, जो भी मेरे पास बची कुछ किताबें थी मैंने वो भी पढ़ ली। बुक्स काउंटेबल है तो ये हटा दो, ये हटा दो, आंसर आ जाएगा द फ्यू। क्वेश्चन नंबर 35, डैश मैन आर फ्री फ्रॉम वाइसेस, कितने लोग दोषों से मुक्त हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनमें दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं है। कुछ लोग हैं या ना के बराबर। क्वेश्चन नंबर 35, आंसर आ जाएगा ना के बराबर लोग, जो लोग हैं वो फ्री फ्रॉम वाइसेस हैं, दोषों से मुक्त हैं, तो आंसर आना चाहिए फ्यू। क्वेश्चन नंबर 36, आई हैव इनवाइटेड डैश फ्रेंड्स टू डिनर, मैंने डिनर में कितने लोगों को इनवाइट किया है, ना के बराबर, ना के बराबर या कुछ को। अब मैंने इनवाइट किया तो कुछ तो किया ही होगा ना, तो आंसर आ जाएगा अ फ्यू। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 37, द रिवर इज कंप्लीटली ड्राइड अप, देयर इज डैश वाटर इन इट, अगर रिवर पूरी तरीके से सूख गई है तो उसमें वाटर कितना होगा। इमरान कह रहे हैं मैम अ लिटिल, रॉन्ग आंसर है। अगर अगर रिवर में, मतलब अगर रिवर में अ लिटिल वाटर है तो फिर वो सूखी कहाँ है, इसका मतलब कुछ तो पानी है ही ना। ऊपर क्वेश्चन चेक करिए, द रिवर इज कंप्लीटली ड्राइड अप, लगभग लगभग नदी सूख गई है, तो सूखी हुई नदी में कितना पानी होगा बच्चों, सूखी हुई नदी में कितना पानी होगा, अगर अ लिटिल होगा इसका मतलब तो पॉजिटिव है, और मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, सेंटेंस तो नेगेटिव है क्वेश्चन नंबर 37 में कि नदी सूख गई है, तो अ लिटिल अगर आप कह रहे हो तो गलत है, फ्यू का यूज होता नहीं, बचा कुचा भी नहीं यूज होगा, आंसर क्या आएगा 37 का फर्स्ट। अगर नदी सूख गई है तो उसमें ना के बराबर पानी है। बच्चों ये अपने पास एक ग्लास है, सुनना जरा ध्यान से, ये मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में सिर्फ एक ही बूंद पानी हो, अगर एक ही बूंद पानी हो बच्चों तो कितना पानी होगा, उसको आप कुछ थोड़ी ना बोल दोगे, वो तो ना के बराबर, एक बूंद पानी है, लो पी लो, तुम्हें प्यास लगी, इसमें एक ही बूंद पानी है, हल्का सा, वो ड्रॉप आती है ना, बारिश की बूंद आती है उतना है, तो उसको क्या बोलोगे बच्चों, ना के बराबर बोलोगे, ठीक है ना। चलो नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38, द पॉट इज नॉट एम्प्टी, पॉट एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है, देर इज डैश मिल्क इन इट, अब बताओ कितना दूध होगा, वो कह रहा है खाली नहीं है ये, तो फिर दूध कितना होगा, शाबाश, गुड गुड आंसर, अ लिटिल, प्राउड ऑफ यू, इसका मतलब थ्योरी समझ में आ गई, गुड। आगे देखो, डैश मिल्क इन दिस जग हैज टर्न्ड सोर, इस जग में जितना भी दूध था वो खट्टा हो गया, अब कितना दूध खट्टा हुआ, कितना दूध खट्टा हो गया, 39 क्वेश्चन बताओ। ये अपने पास फिर से, मैं इसको इसको जग मान लो, ये जग है नहीं, ये ग्लास है, इसको जग मान लो बच्चों, ये मैंने अगर जग मान लिया और इसमें कितना पानी खट्टा है, सॉरी इसमें दूध कितना खट्टा है, इसमें ऐसा पॉसिबल है क्या कि आधा दूध खट्टा हो जाए और आधा हमारी चाय के लिए पड़ा रह जाएगा, है ना, यानी जितना भी बचा खुचा दूध था पूरा ही खट्टा हो जाएगा ना। ये तो नहीं है कि तनु को या इमरान को चाय पीनी है तो थोड़ा तो यार छोड़ दो उनके लिए, बाकी खट्टा कर देते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, यानी कि जग में जितना दूध है उसको खट्टा होना तो पूरा ही तो होगा ना, है ना, मुस्कुरा देते हो तुम लोग, है ना। चलो, आंचल कह रही हैं दिवाली की धूप, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, खुश रहिए। तो यहाँ पर कितना मिल्क आएगा भाई, द लिटिल मिल्क इन दिस जग हैज टर्न सोर, जो भी बचा खुचा दूध है वो भी खट्टा हो गया है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टायर्ड आई नीड डैश रेस्ट, मैं थकी हुई हूं तो मुझे कितना रेस्ट चाहिए, ना के बराबर रेस्ट करूंगी तो चलेगा क्या, मैं तो थकी हुई हूं, अब मुझे कितना रेस्ट चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा, और रेस्ट क्या है, काउंटिंग कर सकते हो क्या, आज मैंने रेस्ट किया 5 किलो, चलेगा, आज मैंने रेस्ट किया 4 लीटर, ऐसा तो नहीं होता है ना, काउंटिंग होती नहीं है,
तो आई नीड अ लिटिल रेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। देयर आर टोटल स्ट्राइक इन द सिटी डैश शॉप्स आर ओपन्ड। क्या लिखूं? 2 आवर्स हो सकता है, हाँ आवर्स हो सकता है। रेस्ट की काउंटिंग नहीं कर रहे ना, वहां भारत हम घंटों की काउंटिंग कर रहे हैं, रेस्ट तो किलो में मेजर नहीं होता ना। चलिए, देर आर टोटल स्ट्राइक इन द सिटी डैश शॉप्स आर ओपन। क्या आंसर करूं स्टूडेंट्स? मतलब टोटल स्ट्राइक है तो स्ट्राइक के समय पर कितनी दुकानें खुली होंगी? अच्छा, अ फ्यू का मतलब तो स्ट्राइक है ही नहीं। जब जब हड़ताल होती है उसका मतलब क्या होता है? जब भी हड़ताल होती है तो इक्का दुक्का दुकानें खुली होती हैं, इमरजेंसी के लिए मेडिकल शॉप्स खुली होती हैं। तो क्या करोगे बच्चों? देयर आर टोटल स्ट्राइक इन द सिटी, सो कितनी शॉप्स खुली होंगी? पहली बात तो लिटिल शॉप हो नहीं सकता, इसको तो हटा दो। बची कुछ दुकानें नहीं हो सकती, ये एलिमिनेट हो गया, इसको भी हमने हटा दिया। अब फ्यू दुकानें खुली होंगी, अ फ्यू दोगे तो गलत हो जाएगा। बची खुची नहीं, हमारे पास काउंटिंग थोड़ी ना है बचे खुचे की, ना ही उसने लिखा कि बची हुई दुकानें खुली रही या कुछ भी, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? फ्यू शॉप्स आर ओपन्ड। ना के बराबर द फ्यू गलत दे रहे हो बच्चों आंसर, अ फ्यू भी गलत दे रहे हो। टोटल स्ट्राइक है तो अ फ्यू पॉजिटिव हो जाएगा। द फ्यू का मतलब होता है बची खुची। आपको पता है क्या दुकानें कितनी बची खुची हैं? वी डू नॉट हैव एनी काउंटिंग, और ना ही वो हमें पहले बता रहा है कि बची खुची किताबें, बची खुची दुकानें हैं कि नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारे पास है ही नहीं। वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, तो आंसर आ जाएगा टोटल स्ट्राइक से मुझे ये समझ में आता है, टोटल स्ट्राइक से मुझे ये समझ में आता है कि ना के बराबर दुकानें खुली हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फ्यू। क्वेश्चन नंबर 42। डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर। कितने लोगों को लेक्चर समझ में नहीं आया? आंसर क्या आ जाएगा? फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर। बचे खुचे बच्चों को क्लास में चैप्टर समझ नहीं आया। कैसे नहीं आया? एक बार एग्जाम्पल पढ़ लें, एक बार समझ लें। अभी धीरे धीरे क्लास में बच्चे एंटर कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे थ्योरी पढ़ी क्या? उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, तो उनको अभी ये समझ में आ रहा होगा क्या? नहीं पढ़ी। उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी तो उनको क्या उतना समझ में आ रहा होगा क्या? समझ में आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 42 क्वेश्चन का आंसर होगा द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास कुड नॉट। बचे हुए जो बच्चे थे उनको लेसन समझ में नहीं आया। बचा हुआ कौन होगा? या तो कोई एब्सेंट होगा या कोई लेट आ रहा होगा क्लास में। बच कौन गया? ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 43। डैश आर रिच इन द मैनी, सॉरी देखो 43 क्वेश्चन क्या है। डैश आर रिच द मैनी आर पुअर। क्या आंसर करना चाहिए भाई 43 का? कितने लोग अमीर हैं और कितने लोग पुअर हैं? द फ्यू। आंसर क्या आ जाएगा? द फ्यू डिग्रीज, द फ्यू द मैनी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 44। देयर आर, सॉरी 44 यही था क्या? हाँ। डैश मैन कैन कीप अ सीक्रेट। कितने लोग सीक्रेट रख सकते हैं? डैश मैन कैन कीप अ सीक्रेट। बचे खुचे लोगों का पता है क्या हमें? बचे खुचे लोग हो सकता है क्या इस क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें क्या पता कितने बचे खुचे लोग हैं, है ना? हमारे पास टोटल काउंटिंग थोड़ी ना है। अब कितने, अगर मैं लिख दूंगी भारत, आपने कहा कि मैडम अ फ्यू लिख दो, अगर मैं लिखती हूँ अ फ्यू मैन कैन कीप अ सीक्रेट, मतलब तो कहावत ही गलत हो जाएगी, है ना? कुछ ही लोगों के पेट में बात पचती है, तो वैसे कुछ ही लोगों के पेट में बात पचती है, या कुछ लोग, मतलब ज्यादातर लोगों के पेट में बात नहीं पचती? आप क्या कहना चाहते हो इससे? एक कहावत है ना, औरतों के पेट में बात नहीं पचती, तो यहाँ यहाँ लेडीज नहीं लिखा, यहाँ मेन लिख दिया। आंसर आएगा फ्यू। हमारे पास एक कहावत है कि लोगों के पेट में तो बात नहीं पचती, इधर उधर कर देते हैं बातों को, है ना? तो आंसर आएगा फ्यू। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन ही गलत है, क्यों? क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45। देयर वॉज डैश फूड इन द हाउस। कितना फूड है हाउस में? घर पे कितना फूड है? हाँ बच्चों, देयर आर डैश फूड इन द हाउस। बताओ तो जरा।
देयर आर लिटिल फूड, बचा कुचा तो नहीं बोलोगे आप, देयर वॉज, सॉरी देयर आर नहीं, देयर वॉज लिटिल फूड इन द हाउस, ठीक है। फ्यू तो काउंटिंग के लिए यूज होता है। आई हैव गॉट डैश मनी, मुझे कितनी मनी मिली है, फ्यू मनी मिली है, कि लेस मनी मिली है, कि फ्यूअर मनी मिली है, कि ईच मनी मिली है। अयो, आंसर बहुत गलत दिया आप लोगों ने। इसका मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें इस क्वेश्चन में। गलत दिया आपने आंसर। बोर्ड पर देखेंगे सारे बच्चे। लेस, पहली बात तो देखो फ्यूअर का यूज काउंटिंग के लिए होता है। जब भी आप काउंटिंग करते हो फ्यूअर देन का भी यूज करते हैं, तो फ्यूअर और फ्यू का यूज तो काउंटिंग के लिए होता है। ये दो ऑप्शन तो हटा दो। ईच का यूज भी आप एक एक करके काउंटिंग के लिए यूज करते हो, ये ऑप्शन भी हट गया। मनी काउंटिंग है क्या? मनी तो काउंटिंग है ही नहीं, मनी तो काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा। ठीक है। फ्यूअर का यूज आप जो करोगे, फ्यूअर का यूज काउंटिंग के लिए होता है। ठीक है। जैसे ये देखो, ये पहले तो देन की स्पेलिंग ठीक कर लो, THAN देन कर लो। अब यहां पर देखो, दिस बॉय वेट्स नो डैश देन 40 पाउंड्स, 47 क्वेश्चन में। तो यहां पर चेक करो 40 पाउंड्स क्या है, 40 काउंटिंग है या नहीं है, पहले चेक करो। यहां पर तो नो लेस देन आ जाएगा, नो लेस देन, क्योंकि वेट की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, ये वाला देखो। काउंटिंग और आगे काउंटेबल नाउन, चलो वेट तो काउंटेबल नहीं था, ये देन की स्पेलिंग ठीक करो पहले तो। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, मैंने ठीक कर दी। नो डैश देन 40 सोल्जर्स, सोल्जर्स काउंटिंग है या अनकाउंटेबल? सोल्जर्स काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन? काउंटिंग कर सकते हो ना। अगर आप किसी भी चीज की काउंटिंग कर सकते हो तो उसके साथ लेस का यूज नहीं करो। ठीक है, वो वेट के लिए था, पीछे वाला क्वेश्चन आपका वेट वाला था, वजन, है ना। तो यहां पर लेस का यूज नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे? नो फ्यूअर का यूज करोगे। फ्यूअर इसमें दे नहीं रखा, मैं ऑप्शन ठीक कर देती हूँ आपका। ये वाला जो ऑप्शन है ये फ्यूअर है, तो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए नो फ्यूअर देन। याद रखना गाइस, फ्यूअर का यूज काउंटिंग के लिए होता है, फ्यूअर का यूज काउंटिंग के लिए होता है और काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ठीक है। जबकि लेस का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और फिर अनकाउंटेबल नाउन तो वैसे भी सिंगुलर ही होती है। अब यहां पर चेक करो क्या है, पीपल की काउंटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या आना चाहिए आंसर? नो डैश देन 20,000 पीपल वर प्रेजेंट देयर। कर सकते तो लेस लगाऊं क्या? 49 क्वेश्चन में लेस का यूज कर सकती हूँ क्या? कंपैरेटिव है, देन है, कंपैरिजन है, तो नो आएगा, फ्यूअर आएगा। फ्यू का कंपैरेटिव क्या होता है? फ्यूअर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? नो फ्यूअर देन 2000 पीपल वर प्रेजेंट देयर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ही हैज 2 काउस, एक सेकेंड, ये कुछ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ प्रिंटिंग एरर है कि क्या है, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 50। ही हैज 2 काउस, डैश काउ इज ऑफ वाइट कलर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? ईच, क्योंकि 2 काउ है। और गाइस, मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बता रखा है, आप जरा चेक कर लेना सेशन। ईच का जो यूज है ना, वो आप 1 बाय 1 ऑल के लिए करते हो, 1 बाय 1 ऑल के लिए करते हो। ठीक है। ईच का जो यूज है वो 1 बाय 1 ऑल के लिए करते हो। एवरी के बाद ऑफ आता है क्या बच्चों? याद रखो, एवरी के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, जबकि ईच के बाद आप ऑफ का यूज कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कहाँ चला गया क्वेश्चन? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 52। इंडिया एक्सपेक्ट्स डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी। इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि हर एक व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को निभाए। क्या आंसर आना चाहिए? इंडिया एक्सपेक्ट्स डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी। एवरी मैन, पहले तो इसके ऑप्शन ठीक करो। इमरान ने पूछा है पटवार के लिए ऑनगोइंग कोर्स, अभी मैं बता देती हूँ आपको। पहले तो इसके ऑप्शन ठीक कर लो। 52 का जो आंसर है वो आ जाएगा ईच, दे रखा है। इंडिया एक्सपेक्ट्स ईच मैन टू डू हिज ड्यूटी, है ना।
नहीं नहीं नहीं, ईच नहीं आएगा, एवरी आएगा इसमें, ईच नहीं आएगा, एवरी मैन। इंडिया एक्सपेक्ट करता है पूरे के पूरे लोगों से ना, तो बड़ी संख्या के लिए, बड़ी संख्या के लिए हमेशा आप एवरी का यूज करो। एवरी का यूज बड़ी संख्या के लिए होता है। वंदना पूछ रही है मैम आपके न्यू बैच इंग्लिश के लिए कब से स्टार्ट है? अभी बता देती हूँ, 2 मिनट का वेट करो प्लीज, मैं क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवा दूँ, सॉल्व करवा दूँ। इंडिया एक्सपेक्ट्स डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी। बच्चों इंडिया की काउंटिंग बहुत बड़ी है ना, बड़ी संख्या के लिए हमेशा एवरी का यूज करना और छोटी संख्या के लिए ईच का यूज करना, तो आंसर आ जाएगा एवरी। ठीक है, अब यहां पर आप लगाइए क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन देखिए, वुड यू हैव डैश मोर शुगर, क्या आंसर दोगे? वुड यू हैव एनी मोर शुगर, वुड यू हैव फ्यू मोर शुगर, या वुड यू हैव सम मोर शुगर? आंसर आ जाएगा सम मोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, ही हैज हार्डली सेंट हर डैश लेटर, ही हैज हार्डली सेंट हर डैश लेटर। हार्डली मतलब ना के बराबर, और याद रखना गाइस, क्लासेस में पढ़ाया है मैंने पहले भी, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, प्लस पे भी पढ़ाया है, स्पेशल क्लासेस पे भी पढ़ाया है। तो ही हैज हार्डली सेंट हर डैश लेटर, तो आंसर आ जाएगा 54 का एनी लेटर। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप एनी का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे बहुत देर से मुझसे बैचेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। कल बैच शुरू है पटवार का, ये रहा आपके पास पूरा के पूरा शेड्यूल, आप देख लीजिए। ये रहा, ये सारे टीचर्स हैं, कल बैच शुरू हो रहा है, 19 नवंबर से बैच शुरू होगा। ठीक है, ये सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, इसमें इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगी, और ये सारे टीचर्स हैं। इनकी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे फ़ोन पे मैसेज ड्रॉप कर देना 9413068656। इसका लिंक आपको मिल जाएगा t.me/ज्योति नागपाल, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे भी मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 19 नवंबर यानी कि कल से आपका बैच शुरू है। लिंक भेज दूंगी मैं आपको, और लिंक भेजने के बाद आप सबका टाइमिंग्स चेक कर लेना बच्चों। एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक साथ 11 टीचर नहीं पढ़ाएंगे। पहले कुछ सब्जेक्ट खत्म होंगे, उसके बाद फिर कुछ सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, 9 घंटे लगातार क्लास नहीं है, मनीषा अभी बता देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक बैच शुरू हो रहा है आपका 23 नवंबर से, वो है आपका रीट लेवल 2 का बैच, जिसमें कि इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी, बाकी ये सारे टीचर्स हैं, हिंदी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तुषार सर पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी, मैम पढ़ाएंगे आपको, संगीता मैम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत, और मानव शर्मा सर आपको पढ़ाएंगे हिंदी। ठीक है, एलडीसी का नया बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है बच्चों। आरएएस का बैच शुरू है 25 नवंबर से, इसमें भी इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी। 25 नवंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच ऑफ आरएएस। तो आरएएस का बैच शुरू है 25 नवंबर से, एलडीसी का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आरएएस वाला 25 वंदना ऑलरेडी शेयर्ड है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल मैंने इवनिंग में लगभग 1500 क्वेश्चन आंसर की सीरीज शेयर की है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एलडीसी का शुरू हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है एलडीसी का बैच। सोनू आप ज्वाइन कर लो, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो बच्चे प्लस पर नहीं हैं वो प्लस पर एडमिशन ले लीजिए, और उसके लिए आपको प्लस पे आना होगा, कंप्लीट कोर्स करिए, और आपका फीस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी जितना भी पॉकेट अलाउ करती है उतने टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, उतने टाइम पे अपना कोर्स पूरा कीजिए और अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाइए। आपको अगर थोड़ा सा भी मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा इस वाले सेशन को, और कल हम फिर से मिलेंगे इसी टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, और फ़ोन नंबर दे देती हूँ 9413068656। आपको कोई भी एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी चाहिए, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
कितना टाइम हो गया एलडीसी को एक बार देखना पड़ेगा मनीषा, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको देखकर बता दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और एडमिशन के लिए फ़ोन नंबर दे दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, कल नया टॉपिक लेकर के आएंगे कुछ अच्छा सा, ये बेसिक है, बहुत बहुत बेसिक है, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।